Hello friends, yesterday we talked about algae which is a part of Thallophyta। कल हमने शैवाल के बारे में बात करी जो कि थैलोफाइटा का ही भाग होता है। एल्गी का पादप शरीर प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि एन होती है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर, जबकि ब्रायोफाइटा की भी हैप्लॉइड ही होती है। अब आपको ये कंपैरिजन करके आगे पढ़ना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। अब ये कैरेक्टर तो कॉमन चल रहा है कि दोनों का प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी, और द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज योर हैडविग, एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज योर मिस्टर S.R. Kashyap, who gave the term bryology? The answer is Bran. Bran gave the term Bryophyta. Now we are going to talk about the general characters of Bryophyta. First of all, we talk about habit and habitat, यानी कि सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा के आवास व निवास के बारे में अध्ययन करते हैं। वे दे आर फाउंड, तो दे आर फाउंड ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर भी मिलते हैं और पानी पर भी निर्भर रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। जिस प्रकार से मेंढक होता है, मेंढक पानी पर भी पाया जाता है और ज़मीन पर भी मिलता है, यानी कि दोनों जगह पर मिलता है। इसलिए अपन मेंढक को, फ्रॉग को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एज दीज प्लांट दे आर ऑल्सो लिविंग ऑन द लैंड एंड डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। चूँकि ये पौधे भी ज़मीन पर पाए जाते हैं और निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं मेंढक के समान, इसलिए हम इनको एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, यानी कि उभयचरी पौधे कहते हैं। बात खत्म। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी कि एन, एंड इट इज थैलॉइड। थैलस है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। देन कम्स योर बॉडी, कि इनके अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो बना। इनके अंदर अभी भी पुष्प यानी कि फ्लावर्स पैदा नहीं हुए हैं। इनके अंदर न ही अभी तक जाइलम और फ्लोएम पैदा हुआ है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं इनको कि ये एम्ब्रियोफाइट होते हैं, यानी कि भ्रूणीय होते हैं। एम्ब्रियोफाइट का मतलब हो गया कि दे हैव गॉट एम्ब्रियो, दे डोंट हैव फ्लावर्स, इनके अंदर पुष्प नहीं होते हैं, तो वी कैन से क्रिप्टोगेम्स। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, यानी कि संवन ऊतक नहीं होते हैं, तो विल कॉल देम एज नॉन वेस्कुलर। अच्छा क्वेश्चन बनता है। द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज थैलॉइड, एम्ब्रियोफाइट, क्रिप्टोगेम्स एंड नॉन वेस्कुलर शुड बी केप्ट इन वेयर? तो आंसर विल बी योर ब्रायोफाइट। ओके, नाउ there are many bryophyte which are exclusively found in the water. They are exclusively aquatic. कुछ ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जो पूर्णतया पानी में ही मिलते हैं, जैसे कि रिक्शिया कार्पसनेटस, रिक्शिया राइला, रिक्शिया फ्लूटेंस। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं, ये आपके कैसे हो गए? एक्वेटिक।
कुछ ऐसे होते हैं जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया मृतोपजीवी। इट मीन दे आर द हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ बक्स बोमिया मीना काटे। बक्स मोबिया मीना काटे। एक होता है क्रिप्टोथैलस। कुछ एपिफेटिक होते हैं, यानी कि पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। एपीफिटिक, उसका एग्जाम्पल हो गया पोरेला प्लेटीफेला। पोरेला प्लेटीफाइला। तो ये तो रहे आवास व निवास। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो फॉसिल भी हैं, जैसे कि नादिता एंड टक्काकिया। नादिता और टक्काकिया जो होते हैं वो हमारे फॉसिल ब्रायोफाइट में आते हैं। आंसर है नादिता एंड नंबर 2 टक्काकिया। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा हूँ। अब बात चलेगी कि हमारा जो ब्रायोफाइट्स है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर इसके बाद में अपन लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा को कौन कौन सी क्लासेस के अंदर बांटा गया है। ब्रायोफाइटा के अंदर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट, दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन, यानी कि यह मृदा अपरदन को रोकते हैं। क्या करते हैं ये? मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने का मतलब क्या हुआ? दैट इज हेल्प्स इन सॉइल रिटेंशन। सॉइल रिटेंशन का मतलब हो गया कि मिट्टी या मृदा जो है उखड़ती नहीं है, अपरद नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये चट्टान के ऊपर एक चटाई बना देते हैं ऐसे। तो पानी जब गिरता है तो पहले वो मॉस जो होगी, ब्रायोफाइट जो होगा, वो अपरदित होगा, तो सॉइल का इरोशन तो नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, एक प्लांट होता है स्फैग्नम। स्फैग्नम में से ये लोग बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ये जो स्फैग्नम है इसका उपयोग जो है, इसका नाम जो है कई नामों से पुकारा गया है। इसको पीट मॉस भी कहते हैं। पीट मॉस का मतलब हो गया, एक कोयला होता है, पीट तार, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जब ये स्फैग्नम ज़मीन के नीचे दब जाता है तो ये कोयले रूपी संरचना में बदल जाता है, जिसको कि हम लोग पीट तार कहते हैं। इस का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसको बॉग मॉस भी कहते हैं, तालाब भर जाता है इससे। तीसरा, इसको कॉटन मॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो था वो पैकिंग मटेरियल के अंदर किया जाता है। जैसे अपन सामान को पैक करना है तो कुछ मटेरियल उसके अंदर भरते हैं, तो स्फैग्नम को पैकिंग मटेरियल के रूप में ये लोग जो है काम में लेते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, जैसे कि पॉलीट्राइकियम। पॉलीट्राइकियम को यदि आप देखोगे तो आपको दे आर यूज्ड एज फूड। नॉर्वे के जो चूजे होते हैं, नॉर्वेन चिक्स, इसको भोजन के रूप में खाते हैं। देन कम्स योर फोर्थ पॉइंट कि कुछ
ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका उपयोग जो होता है वो भी फूड मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट उन्होंने अपन लोगों को दे रखे हैं। ये पॉलीट्राइकियम है, स्फैग्नम का ज़्यादा दिया है इन लोगों ने, जो आपको याद करना है। स्फैग्नम में से एक क्वेश्चन बनता ही है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से। अब हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा को जो है वह किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइट? तो क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण का आधार। ये ब्रायोफाइटा रहा, इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो मैं यह आधार जो है यहां पर लिख देता हूं। एक कहलाता है थैलस, एक कहलाता है स्केल्स, एक कहलाता है राइजॉइड्स, एक कहलाता है पायरेनॉइड, एक कहलाता है गैमी। ये मेन बेसिस हैं, थैलस, स्केल्स, राइजॉइड, पायरेनॉइड एंड गैमी। ऑन दिस बेसिस द ब्रायोफाइट्स हैव बीन क्लासिफाइड। अब इसको 3 क्लासेस में बेटा इन्होंने बांटा है। नंबर 1 क्लास जो हमारे पास में है दैट इज योर हेपेटिकॉप्सीडा। हेपेटिकॉप्सीडा, हेपेटिकॉप्सीडा के सदस्य जो होते हैं उनको लिवरवर्ट कहते हैं। अभी पढ़ेंगे एक मेंबर छोटा सा, इधर ही बताऊंगा, मार्केंशिया का बताऊंगा, थोड़ा सा फिनेरिया का। इनको हम लिवरवर्ट भी कहते हैं। देन कम्स योर ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा के सदस्यों को हम लोग मॉसेस कहते हैं। याद करो, विच प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ द जीरोफिटिक सक्सेशन। कौन से पौधों को मरुद्भिद पौधों के अनुक्रमण का अग्रणी कहा गया है? तो आंसर जाता है लाइकेन। लाइकेन के बाद कौन पैदा हुआ? मॉसेस। मॉसेस के बाद फर्न, फर्न के बाद ग्रासेस। ओके, इट मीन्स दीज ब्रायोफाइट दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन। सक्सेशन के अंदर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस हेपेटिकॉप्सीडा के अंदर मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको रिक्शिया का दूंगा, जिससे कि जनरल करेक्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। इधर मैं लूंगा आप लोगों को मॉसेस। मॉसेस के अंदर मैं लूंगा फिनेरिया। फिनेरिया को हम लोग कॉर्ड मॉस कहते हैं। देन कम्स योर एंथोसिरोटॉप्सीडा। एंथोसिरोटॉप्सीडा। अब इनके अंदर डिफरेंसेस जब अपन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है एंथोसिरोस। सबसे पहले मैं हेपेटिकॉप्सीडा का एक मेंबर लेकर आपको समझाऊंगा। उससे क्या होगा, आपको सारे जनरल कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे, और वहीं से मैं बताता चलूंगा कि क्वेश्चंस जो होता है वो कौन सा बनता है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग हेपेटिकॉप्सीडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेपेटिकॉप्सीडा में जो मेंबर में डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज योर रिक्शिया। रिक्शिया एज यूजुअल वी विल से दैट दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी कि नमी वाले स्थानों के ऊपर, एंड शेडी प्लेसेस, छायादार स्थानों के ऊपर अपने को यह मिलेगा। अब हमारे पास में ये रिक्शिया है, और इस रिक्शिया की बॉडी जो होती है
वो पृष्ठाधारी होती है। पृष्ठाधारी का मतलब हो गया डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, ऐसे जमीन पर पृथ्वी के समानांतर होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक मीडियन ग्रूव देखने को मिलेगा। मीडियन ग्रूव, ये आपका हेपेटिक ऑप्सिडा का मेंबर है बेटा। कौन? रिक्शा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उससे आपके जनरल कैरेक्टर्स क्लियर हो जाते हैं। अब बात चलती है कि इनकी निचली सतह पर यहाँ पर झालर के समान ऐसे स्केल्स पाए जाते हैं। ये एक स्केल, ये दूसरा, ये तीसरा, बहुकोशीय होता है ये। अब स्केल्स जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास में स्केल्स है जो कि कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। और लिगुलेट, लिगुलेट का मतलब होता है जिव्याकार, जीभ के समान यह होता है। जो थलीय जातियां होती हैं, द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो होती हैं, उनको यदि आप देखोगे तो कलर उनका जो है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में पर्पल होता है, यानी कि बैंगनी होता है। बात खत्म। लेकिन इफ द स्पीशीज इज टोटली एक्वेटिक इन नेचर, तो जो एक्वेटिक होती हैं उनके अंदर स्केल्स नहीं होते हैं। बट इफ दे गेट अ चांस टू सर्वाइव ऑन द लैंड, लेकिन यदि वो पृथ्वी पर आ जाती हैं और जीवित रहती हैं तो कलरलेस स्केल्स पैदा होते हैं। समझने की बात है, थोड़ा सा इशारा का। मैंने स्केल से पूछा फंक्शन क्या है, इसने बोला सर देखो यहाँ पर जिसको कि एपिकल नॉच, शीर्ष खांच कहते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट। क्या होता है वो? ग्रोइंग पॉइंट। ये स्केल्स क्या करते हैं? उस ग्रोइंग पॉइंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दे सराउंड द ग्रोइंग पॉइंट एंड प्रोटेक्ट इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द राइजॉइड्स। ये राइजॉइड्स मैंने बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। राइजॉइड्स में से भी ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि राइजॉइड्स वैसे तो क्या होता है? स्मूथ भी होता है, सेप्टेड भी होता है, ट्यूबरकुलेटेड भी होता है। लेकिन हेपेटिक ऑप्सिडा के जो राइजॉइड्स होते हैं वह आपके यूनिसेलुलर होते हैं। और दूसरी बात, ये अनब्रांच्ड होते हैं। अब इस पे अंतर आएगा, क्योंकि अगर मैं थैलस के स्ट्रक्चर को देखूंगा तो इट इज हेटेरोजेनस इंटरनली, अंदर से दो भागों में बटा हुआ रहता है, फोटोसिंथेटिक जोन एंड स्टोरेज जोन। फिर आगे जाएंगे फिनेरिया में, उसमें अंदर थैलस की संरचना कुछ, इसलिए मैंने बोला थैलस पर। फिर स्केल्स की बात करी, ये स्केल्स हो गए, ये राइजॉइड्स हो गए। राइजॉइड्स यहाँ पर कैसे हैं? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं। अब सीधा चलते हैं अपन लोग कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो पहला रिप्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूं दैट इज योर वेजिटेटिव, यानी कि कायिक होता है। कायिक रिप्रोडक्शन जो होता है इट में टेक प्लेस बाय ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। ये क्वेश्चन आया था भाई साहब एक बार बहुत पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, BHU के अंदर आया था, पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने ये पूछा था कि ये जो रिक्शा है इसके अंदर अब बहुत तरह के तरीके से होता है। ये ट्यूबर के द्वारा भी होता है, ये राइजॉइड्स के द्वारा भी होता है, ये गैमी के द्वारा भी होता है। तो उन्होंने पूछा था कि भाई सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्शा में कौन सा होता है? तो आंसर वाज योर ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। ओके, सो फिर उन्होंने पूछा था कि इसके गलने की दिशा कैसी होती है। तो देखिए, थोड़ा सा समझना इस चीज को, हालांकि अपने कोर्स में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो अपना मैटर जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ये यूं पड़ा हुआ है,
और इस गड्ढे के अंदर क्या होता है, वर्षा ऋतु के अंदर पानी भर जाता है। ये पानी भर गया तो ये गलना शुरू होता है और धीरे धीरे ये गलन जो होती है वो आगे बढ़ती है। तो उन्होंने पूछा था भाई कौन सी डायरेक्शन में गलन होती है, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ होती है, क्योंकि मीडियन नॉच यहीं पर ही है, पानी यहीं पर ही है। ये धीरे धीरे गलेगा, गलने पर क्या होगा कि ये ऐसे 2 के अंदर बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया 2 के अंदर। इसको बोलते हैं द्विभाजन, डायकोटोमस ब्रांचिंग बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द रिक्शा इज योर प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। ओके, फिर ट्यूबर से भी होता है, राइजोइड से भी होता है, गैमी से बात करते हैं। गैमी की आकृति जो होती है वो 8 शेप होती है और ये मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक चित्र दे रखा है उन्होंने मार्केंशिया का, ये मार्केंशिया का उन्होंने चित्र दे रखा है। ये मार्केंशिया का जो चित्र है, इसको यदि आप देखेंगे तो उसमें 2 चित्र उन्होंने दे रखे हैं। 2 चित्र क्यों दे रखे हैं, इसका मतलब उसके अंदर मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। तो फीमेल थैलस और मेल थैलस में से क्वेश्चन बनाया था उन्होंने क्या कहा, ये दोनों डायग्राम दे दिए थे और दोनों डायग्राम को देने के बाद में आप देखेंगे चित्र के अंदर वहाँ पर एनसीईआरटी में यहाँ पर गैमी कप लिखा हुआ है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए गैमी क्या होती है। 8 आकृति की स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्रीन होती है, मल्टीसेलुलर होती है और एक कप में उपस्थित होती है और इस कप को हम लोग जो है गैमी कप कहते हैं। अब इसमें से एक डंडा निकल रहा है, ये इसके ऊपर ऐसे फूल जैसी स्ट्रक्चर वहां पर एनसीईआरटी वालों ने बना रखी है। एक और डायग्राम लेता हूं, तो वो डायग्राम क्या हुआ हमारे पास में, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब इसको देखना आप, इसमें पंखुड़ियां, पैटल लाइक स्ट्रक्चर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये वाला तो तुम्हारा मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको कि हम लोग एंथ्रीडियम कहेंगे मार्केंशिया में, और फीमेल हंस रही है यूँ मान लो, उसके दांत खिले हुए हैं, तो हम उसको बोल देंगे कि यह आर्कीगोनिया है। सो दिस इज योर मेल थैलस, दिस इज योर फीमेल थैलस। किसका डायग्राम बनाया मैंने आपको, मार्केंशिया का। मार्केंशिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनेंगे, ये स्पोर रहे, उनके ऊपर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग इलेटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेटर्स। इलेटर्स के पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। ये स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। ओके, तो ये तो रहा तुम्हारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया, दैट इज वीन हेपेटिकॉप्सिडा। अब अपन बात करते हैं कि रिक्शिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए साहब, मार्केंशिया में तो यूनिसेक्सुअलिटी थी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब हो गया कि एक लिंगी थे, मेल थैलस अलग था, फीमेल थैलस अलग था। अब ये जो थैलस है, रिक्शिया के अंदर चलते हैं हम लोग। रिक्शिया को मैंने कैसे बताया, मैंने ऐसे बताया। इसके अंदर यहाँ पर क्या था, ये मीडियन ग्रूव था। तो मैंने रिक्शिया को पूछा, भाई साहब तुम्हारे इस ग्रूव में क्या होता है, तो उसने बोला कि सर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। और ये सेक्स ऑर्गन्स जो कितनी प्रकार के होते हैं, तो आंसर हुआ 2 प्रकार के। एक कहलाता है एंथ्रीडियम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुंदानी। पुंदानी की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, रैकेट के समान होती है, ये रही। इसके चारों ओर स्ट्राइल जैकेट पाया जाता है, जबकि एल्गी के अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं और स्ट्राइल जैकेट नहीं होता है। सो दिस इज योर व्हाट, स्ट्राइल जैकेट। और इसके अंदर आपको एंड्रोगोनियल सेल्स देखने को मिलती हैं। तो दीज आर योर व्हाट, एंड्रोगोनियल सेल्स। ये रही आपकी एंड्रोगोनियल सेल्स। कैसी होंगी ये, एन। अब इसकी एक सेल के अंदर
ऐसे डिवीज़न होता है। तो दो हमको एंड्रोसाइट मिलते हैं ऐसे, और प्रत्येक एंड्रोसाइट जो होता है वह आपका मेल गैमेट में बदल जाता है। मेल गैमेट में से क्वेश्चन बनता है कि कैसा होता है, कॉमा शेप होता है और बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ये मेल गैमेट जो है इसको हम लोग एंथेरोजॉइड कहते हैं। कैसा है ये? पॉइंट नंबर 1, कॉमा शेप। पॉइंट नंबर 2, बाइफ्लैजिलेटेड। तो मैंने इसको पूछा कि तुम को फ्लैजेला की क्या जरूरत है? कि सर अभी तो आपने बताया कि ब्रायोफाइट एम्फीबियस प्लांट होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। तो पानी में तैरने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फ्लैजेला की। तो दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। तो मैंने कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँच जाते हो फीमेल गैमेट तक? कि सर वहाँ से एक एसिड आता है और उस एसिड का नाम होता है मैलिक एसिड। अच्छा, तो मैंने कि इसका मतलब तुम केमिकल के कारण मूवमेंट शो करते हो। कि सर फिर लिखो आप कि वी आर कीमोटैक्टिक, रसायन अनुचलनी ये लोग होते हैं। ये हो गए। नाउ दिस flagella, this male gamete is ready, which is flagellated. It will swim in the water film. ये जल फिल्म के अंदर तैरते हुए मेल गैमेट तक जाएंगे। अब देखिए सब बात वही आती है। खैर अभी आगे बात करता हूँ। तो ये तो मैंने बात करी थी एंथ्रीडियम की, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन की बात करी थी, विच इज प्रेजेंट इन द मीडियन ग्रूव। ये गड्ढा हो गया, उस गड्ढे के अंदर ये आपके एंथ्रीडियम जो है लोकेटेड होती है। अब हम बात करेंगे आर्किगोनियम की। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रिक्शिया। सो आर्किगोनियम ये आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, जिसको कि हम लोग स्त्रीधानी कहते हैं। ये भी आपकी कप के अंदर लोकेटेड होगी, यानी कि मीडियन ग्रूव के अंदर। तो ये मीडियन ग्रूव हो गया आपका। दिस इज योर व्हाट? मीडियन ग्रूव इन विच द आर्किगोनिया इज कंप्लीटली एम्बेडेड। ये इस प्रकार से स्त्रीधानी जो होती है वह मध्य गर्त के अंदर पूर्णतया धसी हुई रहती है। इसके चारों तरफ भी ये स्ट्राइल जैकेट पाया जाता है। इसकी आकृति जो है वह किसके समान हो रही है? तो आंसर हुआ फ्लास्क शेप। आया था ये क्वेश्चन कि फ्लास्क शेप इसकी जो है आकृति होती है। अब यदि आप देखें तो ये हमारे पास में आर्किगोनिया हो गई। इसकी ये वाला भाग जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इन 2 पार्ट। दिस इज कॉल्ड नेक, और इसके ऊपर 4 आवरण कोशिकाएं होती हैं जो इसको ढककर रखती हैं। तो इसको बोलते हैं 4 कवर सेल। ओके, अब हम चले नीचे वाले पोर्शन पे जो कि फूला हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं वेंटर। हिंदी में बोलते हैं हम इसको अंडधा। डन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको ये एग सेल मिलेगी, अंड कोशिका मिलेगी, जिसको ऊस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखना, ऊस्फीयर और ऊस्फोर में अंतर होता है। ऊस्फीयर हैप्लॉइड होता है, ऊस्फोर जो कि जायगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। और इसके ऊपर आपको वेंटर कैनाल सेल देखने को मिलेगी। वेंटर कैनाल सेल यानी कि अंडधा नाल कोशिका। तो क्या ये खाली पड़ रही थी नेक की ग्रीवा कैनाल जो होती है? तो उसने बोला नहीं सर, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6 नेक कैनाल सेल्स आर प्रेजेंट। जैसे सुराई की गर्दन के अंदर आप 4 से 6 टेनिस की बॉल डाल दो गर्दन में। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 दीज आर योर व्हाट? नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल। ओके, नाउ दिस egg cell is also haploid. The main plant body is haploid, and up till now we have not talked about any fertilization. Fertilization तो अब होएगा।
तब जाके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलेगी। उधर आपका ये कौन एंथ्रोजोइड रेडी है, जो पानी में तैरता हुआ कीमोटैक्टिक रिस्पांस देता हुआ फ्लैजेला की सहायता से गति करता हुआ यहाँ पर आएगा। पहले क्या होगा, पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय इम्बाइबिशन, अंदर का मटेरियल गल जाएगा, कवर सेल हट जाएगी और ये भाई साहब जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास में पहुँच जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करूँगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में।